21वीं शताब्दी और आज भी मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। लेकिन इसी मुस्लिम शासन काल में लगभग आज से 800 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर एक महिला सुल्तान का शासन था, जहां आज भी इस्लामिक लॉ या शरिया में महिलाओं को घर से बाहर निकलने या चेहरा दिखाने तक पाबंदी है। 800 साल पहले एक रानी द्वारा इस्लाम के इन सभी पाबंदियों को तोड़कर और पर्दे से बाहर निकलकर एक मर्द की तरह दिल्ली की गद्दी संभाली जाती है। रजिया सुल्तान, जी हाँ, रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान रही और जो कि इल्तुतमिश की इकलौती बेटी थी और लगभग अपने 11 से भी अधिक भाइयों को पीछे छोड़कर उसने लगभग आज से 800 साल पहले दिल्ली की गद्दी संभाली। एक स्त्री और एक गुलाम की बेटी होने के बावजूद भी रजिया सुल्तान ने दिल्ली में मुस्लिम शासन काल के दौरान पहले के सुल्तानों से काफी बेहतरीन शासन चलाया, लेकिन उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो सिर्फ एक औरत थी। इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली का पहला शासक माना जाता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और उसका शासन साल 1211 से लेकर साल 1236 तक चलता है और इसी दौरान उसे यह एहसास हो जाता है कि उसकी इकलौती बेटी उसके अन्य बेटों से काफी ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान है। इसलिए आज से लगभग 800 साल पहले वह एक ऐसा डिसीजन लेता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह अपने किसी बेटे को अगला शासक चुनने की बजाय बेटी रजिया को ही दिल्ली का अगला शासक घोषित कर देता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सत्ता की बात चाहे आज करें या लगभग आज से 800 साल पहले, कोई भी भ्रष्ट मंत्रिमंडल किसी भी स्ट्रॉन्ग लीडर को गद्दी पर नहीं देखना चाहता है। इसलिए इल्तुतमिश की घोषणा के बाद भी रजिया की जगह मंत्रियों के द्वारा उसके भाई रुकुनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, जो कि शासन चलाने के लिए पूर्णतः अयोग्य होता है। और इसके बाद वही होता है जो एक अयोग्य राजा के शासन काल में होता है। रुकुनुद्दीन फिरोज दिन भर अपने शासन काल में अय्याशी करता है। उसे अपने राज्य से कोई भी लेना देना नहीं होता है और इसका फायदा उठाया जाता है उसकी माँ शाह तुर्कान के द्वारा। शाह तुर्कान राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है और बागडोर संभालने के बाद वह इसका भरपूर फायदा उठाती है। पहले तो वह महल में उपस्थित अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारती है और उसके बाद उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को भी दबा दिया जाता है। और इस कारण से अब मंत्रियों को लगने लगता है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने रुकुनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया था, उनका वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, उल्टा उनकी ही आवाज को दबाया जा रहा है। मंत्रियों को यह एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें एक महिला के ही अंतर्गत शासन करना है तो फिर क्यों न शाह तुर्कान की जगह रजिया को गद्दी पर बैठाया जाए। और इसके बाद शाह तुर्कान को बंदी बनाया जाता है और इसके बाद रजिया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान बनती है। अब यह तो आश्चर्य की बात होती है कि वह इतने पुराने समय में औरत होने के बावजूद भी मुस्लिम शासन काल में राज तो करती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होती है कि उसके सुल्तान बनने के पीछे पहली बार दिल्ली के लोगों का किसी सुल्तान को पूर्ण सहयोग होता है। मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा सख्त नियम होने के बावजूद भी रजिया ने पर्दे से बाहर निकलकर खुले दरबार में एक मर्द की तरह अपना शासन चलाया। रजिया का शासन पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि वह अपने राज्य में हिंदू मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। वह अपने राज्य के हर जन जन से जाकर मिलती थी। साथ ही में उसने गरीब और समाज के लिए काफी ज्यादा कार्य भी करे। इसी कारण से वह कहती भी थी कि उसे इस सत्ता में प्रजा के लोगों द्वारा बैठाया गया है और उसकी जनता ही उसकी ताकत है। लेकिन जनता का इतना प्यार और रजिया की इतनी पॉपुलैरिटी दरबार में कई लोगों को पसंद नहीं आती है। इसलिए नूरुद्दीन नामक एक मंत्री कई लोगों के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ मोर्चा निकालता है, लेकिन यह कोशिश रजिया के द्वारा नाकाम कर दी जाती है। लेकिन रजिया के खिलाफ साजिशों की कहानियां यही खत्म नहीं होती हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो तब रजिया सुल्तान को एक गुलाम से प्यार हो जाता है और वह भी एक काले अबियासन गुलाम से, जबकि रजिया खुद एक तुर्क होती है। इस गुलाम का नाम होता है जलालुद्दीन याकुत। रजिया सिर्फ इस गुलाम के प्यार में ही पागल नहीं होती है, बल्कि वह उसे अपना सबसे बड़ा मंत्री या नोबल भी बना देती है। और यहाँ तक कि कई बार तो सबके सामने रजिया सुल्तान को याकुत के द्वारा पकड़कर घोड़े पर भी बैठाया जाता है और जिस कारण से उसके दरबार में उपस्थित तुर्क नोबल उसके खिलाफ बगावत के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए ये सभी मिलकर पंजाब के गवर्नर इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया को रजिया सुल्तान के खिलाफ भड़काते हैं। अब बताया जाता है कि अल्तुनिया रजिया का
बचपन का दोस्त था और वह रजिया से शादी भी करना चाहता था, लेकिन रजिया इसके लिए कभी हाँ नहीं करती है और इसीलिए अल्तुनिया इस बार रजिया सुल्तान को जवाब देना चाहता था और वह रजिया के खिलाफ बगावत कर देता है। रजिया को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपनी फौज के साथ पंजाब रवाना हो जाती है, लेकिन रास्ते में ही कई तुर्क जनरल जो कि रजिया को नापसंद करते थे वे रजिया के खिलाफ हो जाते हैं और वे अल्तुनिया के साथ मिलकर रजिया के प्रेमी या पति याकूब की हत्या कर रजिया को जेल में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी रजिया होशियार निकलती है। कुछ दिनों कैद में रहने के बाद वह अल्तुनिया से विवाह के लिए राजी कर देती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई भी और विकल्प नहीं होता है। जब रजिया पंजाब में कैद में होती है तो तब दिल्ली में दरबारियों द्वारा रजिया के भाई रुकुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और इसका विरोध करने के लिए रजिया अपने पति अल्तुनिया के साथ दिल्ली रवाना होती है और कैती हल में उसके अपने भाई के साथ जंग होती है, जिसमें उसकी पराजय होती है और इसी पराजय के साथ रजिया और उसके पति को भी मार दिया जाता है और इसी के साथ रजिया सुल्तान का 3.5 साल का शासन खत्म होता है। रजिया में वे सब खूबियां थी जो कि एक महान राजा में होती हैं, लेकिन उसके दरबारी या मंत्री उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह एक स्त्री थी और वे इस स्त्री के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।